गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से जीएसटी पढ़ रहे हैं। अपने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था हमने चैप्टर 1 जीएसटी इन इंडिया इंट्रोडक्शन। उसमें हमने पेज नंबर 1.6 तक रीड कर लिया था, समझ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं 1.7 पेज पे। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या। जीएसटी तो आपने पढ़ लिया था, जीएसटी के इनडायरेक्ट टैक्स है लास्ट क्लास में। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिसका आप बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं कस्टमर पे। ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है और कस्टमर से कलेक्ट करके आप गवर्नमेंट को पे करता है बिजनेसमैन। तो बियरर होता है कस्टमर और पेयर होता है बिजनेसमैन। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब हम जीएसटी को और डिटेल में समझते हैं। तो इसको रीड करने से पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि व्हाट इज जीएसटी। सपोज मिस्टर ए एक मैन्युफैक्चरर है। ये कोई गुड्स बनाता है और फिर आगे सप्लाई करता है। मैन्युफैक्चर तो आप समझते ही, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है जो पहले बनाएगी और फिर बेचेगी। एक होती है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो बना बनाया सामान खरीदेगी, प्रॉफिट ऐड करेगी और आगे बेचेगी। तो हम अभी बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चर की। मिस्टर ए एक मैन्युफैक्चरर है। सपोज इसने कोई गुड्स बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाया, तो सबसे पहले उसकी कॉस्ट निकालेगा। राइट, कॉस्ट है उस प्रोडक्ट की 10,000 सपोज। बनाने में जो खर्चा है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है आप समझते हैं, द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज आप यूज़ करते हैं, द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट एंड रेंडरिंग अ सर्विस। या तो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर्विस को दे रहे हैं, तो जो वैल्यू, जो रिसोर्सेज आप लगाते हैं, रिसोर्सेज माइट भी मटेरियल हो सकता है, रिसोर्सेज लेबर हो सकती है, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। तो उन रिसोर्सेज का जो टोटल है उसे आप कॉस्ट बोलते हैं। और कॉस्ट वर्ड हमेशा मैन्युफैक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो कॉस्ट तो आप समझते ही हैं। फिर कॉस्ट में आप अपना प्रॉफिट मार्जिन या मार्कअप ऐड करते हैं। प्रॉफिट मार्जिन बोल रहे हैं, इसने ऐड किया सपोज 10,000 और ये 20,000 में आगे सेल करेगा, सप्लाई करेगा। सेल और परचेज वर्ड जीएसटी में नहीं है, जीएसटी में एक कॉमन वर्ड है सप्लाई। सप्लाई खरीदने को भी कहते हैं और बेचने को भी। अगर खरीद रहे हैं आप तो जीएसटी में से बोलते हैं इनवर्ड सप्लाई। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो इसे इनवर्ड सप्लाई बोला जाता है जीएसटी में। और अगर आप बेच रहे हैं तो उसे आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। जीएसटी में सेल परचेज वर्ड नहीं है, केवल सप्लाई वर्ड लिखा गया है कि अगर आप सप्लाई करते हैं कोई चीज़ तो यू हैव टू पे जीएसटी, आपको जीएसटी देना होगा। तो सप्लाई भी दो तरह की होती है। इनवर्ड सप्लाई जो खरीदने पे लेके आते हैं सामान, उसे इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं जीएसटी में। एक होती है आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल, अगर आप बेचते हैं, सप्लाई करते हैं तो उसे आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। तो ए ने कोई प्रोडक्ट बनाया, इसकी कॉस्ट है 10,000, प्रॉफिट है 10,000, टोटल सेलिंग प्राइस डिसाइड किया इसने 20,000 और ये बी को सेल कर रहा है। सपोज जब ए सेल करेगा यानी सप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन है ए, ये सप्लायर कर रहा है, सप्लायर बोलेंगे ए को, ठीक है, जीएसटी की लैंग्वेज में। और इसे जीएसटी कलेक्ट करना होगा कस्टमर से, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स से बर्डन तो कस्टमर पे डालेगा। तो इसने जीएसटी कलेक्ट किया। फर्स्ट जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सपोज रेट है 10%, अपन अज्यूम कर रहे हैं, हर प्रोडक्ट पे अलग अलग होती है। वैसे रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, कभी कैलकुलेट करनी होगी ना लर्न करनी होगी। रेट्स ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। जीएसटी की रेट्स क्वेश्चन में होंगी क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, तो हर प्रोडक्ट और सर्विस पे रेट अलग होती है। क्यों अलग होती है वो भी कॉन्सेप्ट समझेंगे अभी आगे। तो ऐसे जीएसटी की रेट हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। तो 10% में अज्यूम कर रहा हूँ जीएसटी, ये जो प्रोडक्ट बनाता है उस पर जीएसटी की रेट 10% है। 20,000 का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सप्लाई कर रहा है ये, इस पर 2,000 जीएसटी आएगा 10%, और बिल बना के देगा ये बी को 22,000 का। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब मिस्टर बी के पास सामान आ गया, मिस्टर बी ने ए से खरीद लिया सामान। अब मिस्टर बी होलसेलर है। सप्लाई चेन समझते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचता है फिर कस्टमर को। जनरली ऐसा ही होता है, राइट। तो मिस्टर बी ने आगे बेचे गए सामान जो ऐसे खरीदा, तो मिस्टर बी के लिए सबसे पहले कॉस्ट लिखेंगे अपन। अब कॉस्ट बी के लिए कितनी होनी चाहिए, 22,000, क्योंकि खर्चा जो आप पेमेंट करके आए बी 22 का पेमेंट करके आए ए को, तो कॉस्ट आइडियली कितनी होनी चाहिए, 22,000 होनी चाहिए। पर गवर्नमेंट ने बोला कि जो खरीदने पे आप जीएसटी देते हैं उसे हम कॉस्ट में नहीं जोड़ने देंगे। गवर्नमेंट ने मना कर दिया। क्यों मना करा अभी हम समझेंगे। तो जो खरीदने पे आप जीएसटी दे रहे हैं वो अपना खर्चा नहीं मानेंगे आप। वैसे तो खर्चा हुआ है, बी ने जो पेमेंट किया है वो एक 20 गुड्स का और 2,000 जीएसटी का, टोटल 22 का पेमेंट किया है। पर गवर्नमेंट ने बोला एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप पेमेंट करके आ रहे हैं जीएसटी का, उसे आप खर्चा नहीं ट्रीट करेंगे। तो ठीक है, तो बी कॉस्ट कितनी मानेगा अपनी 20,
वैसे वो 22 पे करके आया है, पर जीएसटी को कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेगा। अब बी भी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, फ्री में तो नहीं बेचेगा, बिजनेस करने बैठा है, तो बी अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। सपोज का प्रॉफिट मार्जिन है 10,000, 50% 10,000 है प्रॉफिट मार्जिन, 20,000 का 10,000 वो प्रॉफिट ऐड कर रहा है कॉस्ट पे 50%। अब आ जाएगा सेल प्राइस या सप्लाई की वैल्यू, वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगी, नहीं जिस वैल्यू पे वो सप्लाई करेगा आगे कस्टमर को बेचेगा सी को 30,000। वही सेम रेट एज्यूम करते हैं, सेम प्रोडक्ट है 10% है जीएसटी की रेट, तो अब बी भी जीएसटी कलेक्ट करेगा क्योंकि बी एक सप्लायर है, अब सेलर है सप्लायर है, तो ऑब्वियसली जो सप्लायर है उसे जीएसटी कलेक्ट करना होगा कस्टमर से। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन तो कस्टमर पे डाला जाएगा 3,000, और मिस्टर सी को ये सामान बेचा जाएगा 33,000 में। ठीक है, ऐसे सी आगे ले सी को बेचेगा, सी एक रिटेलर होगा मिस्टर सी। ठीक है, अब मिस्टर सी की बात करते हैं, सी लास्ट में बेचेगा कस्टमर को। ये सप्लाई चेन हो गई कि पहले मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर बेचेगा होलसेलर को, होलसेलर बेचेगा रिटेलर को, रिटेलर बेचेगा कस्टमर को, जहाँ पे लास्ट स्टेज होती है एक तरह से। अब सी की आगे जो बेचता है सामान को मान लेते हैं कस्टमर को, तो सी भी अपना पहले कॉस्ट लिखेगा। सी के लिए कॉस्ट वही, अब सेम पॉइंट कि जो खरीदने पे जीएसटी दिया है गवर्नमेंट ने मना कर दिया, उसे आप कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे। तो सी वैसे तो पेमेंट 33 का करके आया है, पर गवर्नमेंट ने बोला कॉस्ट का में नहीं जोड़ेंगे आप जीएसटी, तो सी के लिए कॉस्ट हो गई 30,000, वो कॉस्ट लिखेगा। सी भी मान लेते प्रॉफिट ऐड करता है, 15,000 उसका प्रॉफिट है। अब वो आगे कस्टमर को बेचेगा 45 में। अब वो भी जीएसटी कलेक्ट करेगा क्योंकि सी यहाँ पे सप्लायर है, तो ये भी जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो 45,000 का 10% हुआ 4,500। टोटल ये सामान कस्टमर के पास पहुँचेगा 49,500 में। कस्टमर इतना पेमेंट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो सामान 22 से शुरू हुआ था वो एट द एंड ऑफ द कंज्यूमर कितने 49,500, क्योंकि बीच में मीडिएटर होते हैं बहुत सारे, जिससे प्रॉफिट बढ़ता जाता है और वो ऐड करता जाते हैं अपना मार्कअप और एक्सपेंसेस, जिससे वैल्यू बढ़ जाती है और कस्टमर को महंगा हो जाता है सामान। तो ये तो सप्लाई चेन है जो आप समझते होंगे कि पहले मैन्युफैक्चर होता है, मैन्युफैक्चर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कौन कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को, राइट। पहले हम बी की बात करते हैं समझने के लिए। बी ने जो टैक्स कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सप्लाई, बेचने पे जो जीएसटी कलेक्ट किया उसे जीएसटी की लैंग्वेज में बोला जाता है आउटपुट टैक्स। अगर आप बेचने पे सप्लाई करने पे कोई जीएसटी कलेक्ट करते हैं वो होता है आउटपुट टैक्स। तो बी ने कलेक्ट कितना किया था कस्टमर से 3,000, तो बी को 3,000 देना है गवर्नमेंट को, क्योंकि टैक्स के नाम से आप जो भी पैसा लेते हैं पब्लिक से वो आपका नहीं होता है, वो गवर्नमेंट को देना होता है, तो गवर्नमेंट को देना होगा 3,000। ठीक है, बी की लाइबिलिटी आ रही है 3,000, वो टैक्स लेके कस्टमर से यानी सी से जो लिया है उसने 3,000 का टैक्स वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। पर बी यहाँ पे अब ऑब्जेक्शन करेगा, वो बोलेगा कि मैं 2 बार टैक्स दे रहा हूँ, फिर तो खरीदने पे भी दिया है मैंने एक और टैक्स सेम गुड्स पर और बेचने पे भी दे रहा हूँ, तो ये डबल हो गया, राइट। और आप कह रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स से बर्डन तो जाना चाहिए कस्टमर पे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स का कॉन्सेप्ट यही है कि जो कस्टमर है उसी पे जाएगा बर्डन। पर ये 2,000 रुपये तो मेरी जेब से लग गए, बी बोलेगा, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करता है सारे एक्सपेंस प्रोडक्ट में जोड़ देता है, कोई भी एक्सपेंस और प्लस प्रॉफिट और बर्डन कस्टमर पे डाल देता है। पर आपने 2,000 रुपये तो मुझे जोड़ने ही दी ना कॉस्ट में, बी को गवर्नमेंट ने मना कर दिया था कि आप जो खरीदने पे जीएसटी दे रहे हैं वो कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, तो बी ने नहीं जोड़ा, और जब उसने ऐड ही नहीं किया तो बर्डन कस्टमर पे गया ही नहीं, तो ये पैसा बी की जेब से लग गया। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हाँ बी बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ऐसा करते हैं, सेम प्रोडक्ट है, आपने खरीदने पे भी दिया है टैक्स, बेचने पे भी दे रहे हैं, तो जो खरीदने पे दिया है टैक्स वो आप डिडक्ट करके ही गवर्नमेंट को नेट अमाउंट देंगे, और खरीदने पे जो टैक्स देते हैं जीएसटी में उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप खरीदने पे टैक्स दे रहे हैं जीएसटी के नाम से उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। एट द टाइम ऑफ सप्लाई बेचने पे जो आप कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं उसे बोलेंगे आउटपुट टैक्स। और जीएसटी का फॉर्मूला होगा आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, क्योंकि डबल डबल टैक्स थोड़ी लेगी गवर्नमेंट एक ही आदमी से। तो गवर्नमेंट कहती है कि खरीदने पे जो टैक्स है वो आप लेस कर दीजिए, तो बी 2,000 दे के आया था, खरीदने पे को लेस कर देगा, और नेट लाइबिलिटी हो गई बी की 1,000 रुपये, ये आ गया जीएसटी पेबल। ये बी की नेट लाइबिलिटी है, यानी ये गवर्नमेंट को इतना टैक्स देगा बी।
जीएसटी पेबल। तो जीएसटी पेबल का फॉर्मूला हो गया आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इक्वल्स टू जीएसटी पेबल। आउटपुट टैक्स वापस सुन लें, जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई सेल पर जो आप कस्टमर से कलेक्ट करते हैं जीएसटी के नाम से जो टैक्स, उसे आउटपुट टैक्स बोलते हैं। और एट द टाइम ऑफ परचेज जो आप पे करके आते हैं उस प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने पे, उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। आउटपुट में से इनपुट टैक्स डिडक्ट होता है ताकि डबल टैक्स नहीं हो, एक आदमी से दो बार नहीं लेंगे, तो इसे डिडक्ट करते हैं और इसको, और नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होता है। अब जब आउटपुट टैक्स में से जब इनपुट टैक्स आप डिडक्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को जीएसटी में बोलते हैं इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। क्रेडिट मतलब गवर्नमेंट से क्लेम कर रहे हैं कि मुझे वापस दीजिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पे पहले ही टैक्स दे चुका हूँ। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, शॉर्ट में आईटीसी बोलते हैं लोग इसको, आईटीसी लेना। आईटीसी लेना मतलब इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। क्रेडिट मतलब एक तरह से रिफंड हो गया, वैसे गवर्नमेंट रिफंड तो नहीं कर रही है, पैसा नहीं दे रही है, पर एक तरह से क्रेडिट दे रही है कि आपको बेनिफिट दे रही है कि आप जो आउटपुट टैक्स दे रहे हैं उसे डिडक्ट हो जाएगा, आपको कम देना होगा। तो इस प्रोसेस को व्हेन यू आर डिडक्टिंग, अगर आप बोले व्हेन यू आर डिडक्टिंग इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट, या आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं, आईटीसी ले रहे हैं। क्लियर? तो ये प्रोसेस तो आ गया होगा आपको समझ में। अब कोई बच्चा इसे ऐसे भी तो निकाल सकता था। एक तो ये तरीका है आउटपुट माइनस इनपुट। कोई बच्चा ये कहता कि सर देखो, बी ने खरीदने के बाद, बी खरीद के आया था ए से 20,000 रुपये की, ए ने अपनी गुड्स के लिए लिए थे 2,000 जीएसटी, तो 2,000 तो क्या कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो 20,000 रुपये वो दे के आया था ए को इस प्रोडक्ट के लिए खरीदने पे। अब उसने अपनी तरफ से कितनी वैल्यू ऐड की है इस प्रोडक्ट में? 10,000। ये तो ए की वैल्यू है जो पेमेंट करके आया था बी खरीदने पे। अपनी तरफ से जो वैल्यू ऐड की है 10,000 ऐड की है बी ने। तो कोई स्टूडेंट सीधे आंसर निकाल सकता है, सर इतना लंबा प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत है। बी ने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड की है 10,000, जीएसटी की रेट है 10%, तो सीधे आंसर आ जाएगा बी को कितना टैक्स देना है, 1,000 रुपीज़ टैक्स देना है। आप चाहें तो इस तरीके से निकालेंगे तब भी वो 1,000 ही आएगा आंसर, और चाहे ऐसे शॉर्टकट मारेंगे कि जो वैल्यू एडिट किया, जो बी ने अपनी तरफ से वैल्यू ऐड की, वैल्यू ऐड करने का मतलब प्रॉफिट ही नहीं है। कोई भी एक्सपेंस आपने जोड़ा, कोई भी एक्सपेंस प्रॉफिट जोड़ा खरीदने के बाद उस वैल्यू में, जो आप खरीद के आए हैं प्रोडक्ट, तो उसे वैल्यू एडिट बोलेंगे। और उस वैल्यू ऐड करने पे जो आप जीएसटी देंगे, जो जीएसटी की रेट है उससे जो निकालेंगे वो जीएसटी आ जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं अपन जीएसटी को? जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स। वैट भी बोल सकते हैं आप जीएसटी को, कई लोग वैट बोलते हैं शॉर्ट में, वैल्यू एडिड टैक्स। तो जीएसटी और वैट एक ही माने जाएंगे समझने के लिए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलने या वैट बोलने, जीएसटी को वैट भी बोलते हैं कई लोग, राइट। क्योंकि जो वैल्यू एडिशन आपने किया उसी पे जीएसटी देना है। अगर आपने कोई वैल्यू ही नहीं ऐड करी सपोज, तो कोई जीएसटी नहीं देना है। कैसे? एग्जांपल समझते हैं सेम। मान लो बी यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड नहीं करता, जिस वैल्यू पे वो खरीद के आ रहा है उसी वैल्यू पे सेल कर रहा है। तो देखिए क्या होता है फिर। बी 20,000 का ही खरीद के आया है, कॉस्ट 20 है, वैसे 22 दे के आया है, पर मैं बार बार बोल रहा हूँ खरीदने पे जो जीएसटी देंगे उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आपको उसका क्रेडिट देती है। गवर्नमेंट कहती है कि हम हमारी को जब आप टैक्स देंगे उसमें से डिडक्ट करिएगा, आप अभी इसे कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो बी के लिए कॉस्ट हो गई 20, 20 में कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ा, तो यही उसकी सेल प्राइस हो गई, सप्लाई वैल्यू हो गई जिस पे वो बेच रहा है कस्टमर को। सपोज करते हैं वो कोई प्रॉफिट नहीं ऐड कर रहा। जीएसटी की रेट कितनी है? 10%। तो जीएसटी लेगा बी कस्टमर्स को बेचने पे 2,000, टोटल बिल बना के देगा 22,000, राइट। अब जो बेचने पे जीएसटी कलेक्ट किया है बी ने, हम उसे क्या बोलेंगे? आउटपुट टैक्स। और जो खरीदने पे ए को दे के आया था उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। तो आउटपुट माइनस इनपुट, जीएसटी पेबल इज 0। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं ऐड करते, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करते, वैल्यू एडिशन का मतलब कि प्रॉफिट ही नहीं है, यानी कोई एक्सपेंस नहीं, कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते प्रोडक्ट खरीदने के बाद, कोई एक्सपेंस के नाम से, कोई प्रॉफिट के नाम से, तो कोई वैल्यू एडिशन नहीं किया है आपने, देयर इज़ नो वैल्यू एडिशन, तो आपका जीएसटी पेबल आएगा 0, क्योंकि आउटपुट टैक्स भी वही होगा, इनपुट टैक्स भी वही होगा। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, तो जीएसटी लायबिलिटी आ गई 0। इससे कई लोग जीएसटी को वैल्यू एडिड टैक्स बोलते हैं कि अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे तो ही आपको जीएसटी देना है, अदरवाइज जीएसटी नहीं देना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझने। अब सी ने भी तो खरीदा था, बी से सम्मान अपन ने पढ़ा था कि बी ने बेचा था सी को, तो अब सी को कितना टैक्स देना है तो वो भी समझ लेते हैं। सेम वही चीज़,
जीएसटी जो सी ने कलेक्ट किया एट द टाइम ऑफ सेल, सप्लाई करने पे एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो आपने कलेक्ट किया कस्टमर से, सच टैक्स इज नोन एज ए आउटपुट टैक्स। आप उसे आउटपुट टैक्स बोलेंगे जो सी ने कलेक्ट किया कस्टमर से, आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया 4500 का, माइनस इनपुट टैक्स जो सी खरीदने पे दे के आया था बी को, उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। तो खरीदने पे वो दे के आया था बी को 3000 रुपीज़, बी ने सी से 3000 का टैक्स लिया था, तो एट द टाइम ऑफ परचेज जो टैक्स पे करते हैं आप उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। तो आउटपुट माइनस इनपुट, इस प्रोसेस को बोलते हैं आईटीसी क्लेम करना, इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले रहे हैं, और गवर्नमेंट को नेट अमाउंट आप कितना देंगे, 1500 ही देगा सी। यह आ जाएगा जीएसटी पेबल जो आपको पे करना है सी को, राइट। यही होता है जीएसटी का फॉर्मूला, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। और जब व्हेन यू आर गोइंग टू डिडक्ट इनपुट टैक्स फ्रॉम आउटपुट टैक्स, जब आप इनपुट टैक्स को आउटपुट टैक्स में से डिडक्ट करते हैं, दिस प्रोसेस नोन एज ए आईटीसी, इसे आईटीसी क्लेम करना बोलते हैं। इनपुट टैक्स का क्रेडिट आप क्लेम कर रहे हैं, ले रहे हैं, और नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होता है। तो यहाँ सी गवर्नमेंट को जमा कराएगा 1500, बी जमा कराएगा 1000 रुपीज़। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम ए की भी बात कर लेते हैं जो मैन्युफैक्चर था सबसे पहले, ठीक है। मिस्टर ए आउटपुट टैक्स जो उसने कस्टमर से लिया, जो बी से कलेक्ट किया था एट द टाइम ऑफ सप्लाई, उससे बोलेंगे आउटपुट टैक्स। मिस्टर ए ने बी से कलेक्ट किया था 2000, जो मैन्युफैक्चर था बेसिस में 2000 कलेक्ट किया था, राइट। इनपुट टैक्स की डिटेल नहीं है क्वेश्चन में कि ए ने जो कुछ खरीदा है तो उससे खरीदने पे कोई जीएसटी दिया, तो हम नहीं घटाएंगे। क्वेश्चन में बता नहीं रहा है कि ए, ऑब्वियसली ए ने भी कोई इनपुट टैक्स दिया होगा, कोई रॉ मटेरियल खरीदा होगा, जैसे आप शूज़ बनाते हैं तो लेदर खरीदा होगा, चमड़ा किसी से रॉ मटेरियल, पर उसकी डिटेल हमें नहीं है, तो हम मानेंगे ए का कोई इनपुट टैक्स है ही नहीं, ठीक है। सारी चीज़ें उसने खुद ही बनाई हैं, तो इनपुट टैक्स ज़ीरो है, हमें डिटेल नहीं दे रखी क्वेश्चन में, तो हम ज़ीरो मानेंगे। खरीदने पे कोई टैक्स नहीं दिया इन्हें, ज़ीरो, तो आउटपुट टैक्स हो गया 2000। तो ए गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा, 2000। अब टोटल कर लेते हैं कौन कितना टैक्स देगा। ए देगा 2000 गवर्नमेंट को, क्योंकि ए ने बी से लिया था, ये ए की लाइबिलिटी आ गई। बी देगा, ये तो बता दिया 1000, आउटपुट माइनस इनपुट, जीएसटी पेबल आया था बी का 1000 रुपीज़। और सी देगा गवर्नमेंट को 1500, आउटपुट माइनस इनपुट, तो 1500। टोटल गवर्नमेंट के पास टैक्स पहुंचना चाहिए 2000, ए से मिलेगा, बी से मिलेगा 1000, सी से 1500, टोटल हो गया 4500, राइट। और एंड कंज्यूमर, अल्टीमेटली मिस्टर सी ने एंड कंज्यूमर को बेचा था सामान, कंज्यूमर आगे तो बेचेगा नहीं कस्टमर, तो लास्ट बायर से कितना टैक्स लिया था आपने, 4500, और गवर्नमेंट के पास पहुंच भी कितना रहा है, 4500। ये टैली होना चाहिए, मतलब ये मैच होना चाहिए कि जितना गवर्नमेंट के पास उतना ही टैक्स पहुंचना चाहिए जितना आपने लास्ट कंज्यूमर से लिया मिलाकर, ठीक है। तो लास्ट कंज्यूमर से हमने 4500 ही लिए हैं, और कुल मिला के गवर्नमेंट के पास 4500 ही टैक्स पहुंच रहा है, तो ये कैलकुलेशन सही है। अगर ये मिसमैच हो रहा है, इट मीन्स आप गलत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, क्योंकि जीएसटी का कॉन्सेप्ट है कि अल्टीमेटली कस्टमर पे जाएगा बर्डन, और लास्ट कंज्यूमर से जो टैक्स ले रहे हैं उतना ही सरकार के पास पहुँचना चाहिए, और टोटल आप देख सकते हैं सरकार के पास उतना ही पहुँच रहा है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ लेते हैं। जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है, बता दिया क्यों वैल्यू एडिड है। अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे तभी देना होगा जीएसटी। अगर आप बिना वैल्यू ऐड के बेच रहे हैं, जितने में खरीदा है सामान उतने में ही बेच रहे हैं, तो कोई जीएसटी नहीं देना होगा, क्योंकि आउटपुट भी उतना ही आएगा, इनपुट टैक्स भी उतना आएगा। जब मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं करूँगा तो सेम वैल्यू पे बेचूंगा, तो आउटपुट टैक्स भी उतना बनेगा, इनपुट टैक्स भी उतना बनेगा, तो जीएसटी ज़ीरो हो जाएगा। तो जीएसटी एक वैल्यू एडिड टैक्स है। अगर आप वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड का मतलब प्रॉफिट ही नहीं है, किसी भी नाम से कोई लेबर चार्जेस, कोई एक्सपेंस ऐड किया, कोई प्रॉफिट ऐड किया, किसी भी नाम से आप कोई वैल्यू ऐड करते हैं प्रोडक्ट खरीदने के बाद, तो इस वैल्यू एडिशन पे आपको जीएसटी देना होगा। और एक जो खरीदने पे टैक्स देते हैं उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स, जो बेचने पे कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। जीएसटी का फॉर्मूला है जीएसटी पेबल इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जब आप इनपुट टैक्स को आउटपुट में से डिडक्ट करते हैं तो दिस प्रोसेस नोन एज ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना बोलते हैं, और यही नेट अमाउंट ही आपको गवर्नमेंट को देना होता है। अगर प्लस में आया तो देना होगा, मतलब आ रहा है, माइनस में भी आ सकता है कई बार, तो अपन आगे पढ़ेंगे, उसका रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, फाइनल तो कस्टमर ही बर्डन बियर करेगा, कस्टमर पे डालते जाएंगे। ए डालेगा अपना बर्डन बी पे, बी डालेगा अपना बर्डन सी पे, सी डालेगा अपना बर्डन कस्टमर पे, जब तक एंड कस्टमर के हाथ में नहीं पहुँचता सामान। इनपुट टैक्स का क्रेडिट हर किसी को मिलेगा। आप देख सकते हैं बी ने भी क्लेम किया इनपुट टैक्स,
सी ने भी क्लेम किया इनपुट टैक्स। जब तक एंड कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाएगा सामान, हर आदमी इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करेगा। अगर आपने खरीदने पे कोई टैक्स दिया है तो आप उसे जीएसटी देते समय लेस कर सकते हैं। और इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्यों मिल रहा है? क्योंकि डबल टैक्स नहीं लगेगा ना। डबल टैक्स थोड़ी लोगे आप, एक ही आदमी से खरीदने पे भी टैक्स ले रहे हो, बी से बेचने पे ले रहे हो, फिर सी से भी बेचने पे भी ले रहे हो, खरीदने पे भी ले रहे हो, डबल हो जाएगा टैक्स। तो गवर्नमेंट इसलिए इनपुट टैक्स का क्रेडिट देती है कि डबल टैक्स ना हो। डबल टैक्स को बोलते हैं टैक्स की लैंग्वेज में कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है डबल टैक्सेशन, कि अगर एक ही चीज़ पे एक ही आदमी 2 बार टैक्स देता है तो उसे कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। ये भी समझ लें, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लेते हैं मिस्टर बी है, मिस्टर बी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, मान लेते हैं पेन बेचता है, पेन बेचने पे जीएसटी भी देगा, पेन बेचने पे जो प्रॉफिट होगा उस पर इनकम टैक्स भी देगा, राइट। तो कोई बच्चे बोलेगा सर ये भी डबल टैक्सेशन हो गया ना, क्योंकि एक ही आदमी दे रहा है टैक्स। नहीं, डबल टैक्सेशन का मीनिंग होता है एक ही आदमी एक ही नाम से एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स दे। डिफरेंट डिफरेंट नाम से तो टैक्स देते ही हैं आप लोग, ऐसे तो टोल टैक्स भी देते हैं। जब आप एक शहर को क्रॉस करके दूसरे शहर जाते हैं तो टोल टैक्स भी देना होता है, तो वो भी तो एक ही आदमी दे रहा है, बी से लिया जा रहा है, ठीक है। पर ये डबल टैक्स का एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि हर टैक्स का नाम अलग है, मोटिव अलग है। डबल टैक्स तभी माना जाएगा जब एक आदमी एक ही नाम से एक ही चीज़ पर 2 बार टैक्स दे। जैसे यहाँ पे हो रहा था, बी ने ए से खरीदा था तो खरीदने पे भी दे के आया था 2000 रुपये, बेचने पे वो ले रहा है 3000, तो 3000 ऑलरेडी 2000 दे चुका है वो खरीदने पे, 3000 भी गवर्नमेंट को देगा तो डबल डबल हो जाएगा ना, खरीदने पे भी देना पड़ रहा है, बेचने पे भी देना पड़ रहा है। इससे गवर्नमेंट क्या दे रही है आपको, इनपुट टैक्स का क्रेडिट दे रही है कि डबल टैक्स ना हो। तो आई होप कास्केडिंग इफेक्ट मतलब डबल टैक्स का मीनिंग समझ में हो गया। कन्फ्यूज रहते हैं बहुत बच्चे, तो प्लीज़ क्लियर कर लें। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक ही पर्सन एक ही नाम से एक ही चीज़ पे 2 बार टैक्स दे रहा है, तो वो कास्केडिंग इफेक्ट है। अगर डिफरेंट डिफरेंट नाम से आप टैक्स दे रहे हैं तो फिर वो कास्केडिंग नहीं होगा, वो तो मोटिव ही अलग है। हर जैसे इनकम टैक्स इनकम पे लगेगा, टोल टैक्स आप सर्विस यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर लग रहा है रोड की, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस पे लग रहा है, तो मोटिव ही अलग है, सबके नाम अलग है, तो ये डबल टैक्सेशन नहीं माना जाएगा। तो कास्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए, डबल टैक्स को हटाने के लिए क्या दिया जाता है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब हम रीड कर लेते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। बिफोर वी प्रोसीड विद द फाइनल न्यूनेंसेस ऑफ इंडियन जीएसटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। हम जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। वैल्यू एडेड टैक्स बता दिया था, वैल्यू एडेड टैक्स क्यों है। अगर आप सेम वैल्यू पे ही बेचेंगे तो नो वैल्यू एडिशन, कोई जीएसटी नहीं देना है। पर अगर आप खरीदने के बाद कोई वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रॉफिट ही नहीं है, किसी भी नाम से कोई एक्सपेंस जोड़ा अपने प्रोडक्ट में, कोई प्रॉफिट जोड़ा, तो वैल्यू एडेड होगा। जीएसटी इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स है, वैट है। लेवीड मतलब जो चार्ज होता है, लगाया जाता है ऑन सप्लाई। सप्लाई का मतलब बता दिया, सप्लाई मतलब आप बेचना, इनवर्ट खरीद रहे हैं तो इनवर्ट सप्लाई, बेच रहे हैं तो आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी में सेल परचेज वर्ड नहीं है, केवल एक वर्ड लिखा है सप्लाई, यानी अगर आप कोई चीज़ सप्लाई करते हैं तो आपको जीएसटी देना होगा। दैट इज़ मैन्युफैक्चरर हो, चाहे सेल ऑफ गुड्स हो, और प्रोविजन ऑफ सर्विस। प्रोविजन मतलब देना, रेंडर ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस देंगे तो भी जीएसटी लगेगा, और कोई मैन्युफैक्चर है, बनाएंगे गुड्स तब भी लगेगा, और बना बनाए बेचेंगे तब भी लगेगा। जीएसटी ऑफर आपको देता है कॉम्प्रहेंसिव मतलब ब्रॉड एंड कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। कंटिन्यूस मिल रहा था ना, ए ने बी को बेचा तो बी क्रेडिट मांग रहा था, बी ने सी को बेचा तो सी मांग रहा था। जब तक एंड कंज्यूमर के हाथ में प्रोडक्ट नहीं पहुंच जाएगा, हर आदमी इनपुट टैक्स का क्रेडिट क्लेम करेगा, हर बिजनेस में। तो एक कंटिन्यूस चेन है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम प्रोड्यूसर पॉइंट, प्रोड्यूसर से लेके सर्विस प्रोवाइडर से लेके अप टू द रिटेलर लेवल तक, कंज्यूमर लेवल तक टैक्सिंग लगेगी ओनली द वैल्यू एडेड। वैल्यू एड करेंगे तभी टैक्स लगेगा एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन। क्लियर? बर्डन बॉर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, ऑब्वियसली इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। आप पढ़ चुके हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसमें अल्टीमेट बर्डन कस्टमर पे शिफ्ट किया जाता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स हुआ। द सप्लायर एट ईच स्टेज इज परमिट टू अवेल क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस। आपको परमिट है, अलाउ करता है गवर्नमेंट कि जो खरीदने पे आप टैक्स दे रहे हैं उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले सकते हैं, एंड कैन सेट ऑफ, उसे घटा सकते हैं, दिस क्रेडिट अगेंस्ट द जीएसटी पेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी मेड बाय हिम। यानी बेचने पे जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं उसे आउटपुट टैक्स बोलेंगे, खरीदने पे जो दे के आ रहे हो इनपुट टैक्स, और उसका क्रेडिट मिल जाएगा, यानी आप उसे डिडक्ट कर सकते हैं।
Thus only the final consumer bear the GST charge, burden customer पे जाएगा by the last supply in the supply chain with set of benefit at all previous stage. सारी previous stage पे input tax का क्रेडिट मिलेगा, यानी जब तक वो प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर के हाथ में नहीं पहुंच जाएगा, हर आदमी पिछले बार जो उसने टैक्स दिया था खरीदने पे जो GST दिया था उसका क्रेडिट क्लेम कर सकता है। कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, बताया था कास्केडिंग इफेक्ट मतलब डबल टैक्सेशन बस से बचने के लिए तो क्या दिया जाता है, इनपुट टैक्स से क्रेडिट दिया जाता है कि एक ही आदमी एक ही चीज़ पे दो बार टैक्स नहीं दे। सिंस ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज इज टैक्स, केवल वैल्यू एडिशन पे ही टैक्स लग रहा है अंडर GST, देयर इज नो टैक्स ऑन टैक्स, कोई टैक्स पे टैक्स नहीं लगता है, और कास्केडिंग ऑफ टैक्स अंडर GST सिस्टम। ये सेम वही एग्जांपल है जो मैंने आपको समझाया था, तो आप ये खुद की प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर GST इंडिया। क्वेश्चन उठता है GST की नीड क्यों थी? पहले भी बहुत सारे टैक्सेस लगते थे, तो GST लाने के पीछे नीड क्या थी, क्यों हम GST लेके आए? आप पढ़ चुके हैं, नीड मतलब आवश्यकता, ठीक है। नीड इज द नेसेसिटी फॉर इन्वेंशन। आविष्कार तभी होता है जब वहाँ पे नेसेसिटी होती है, अगर आपको कोई ज़रूरत महसूस होती है तभी आप उस चीज़ को इन्वेंट करते हैं। तो क्वेश्चन उठता है GST की क्या ज़रूरत थी? तो नेक्स्ट टॉपिक यही है, डेफिशिएंसी इन द वैल्यू एडेड टैक्स सिस्टम। पहले के सिस्टम में बहुत सी कमियां थी, उन कमियों को हटाने के लिए टैक्स GST को इंट्रोड्यूस किया। अब वो कमियां क्या थी हम समझते हैं। एक क्वेश्चन भी आया है 2025 मई में एग्जाम में, ठीक है। लिस्ट ऑफ द डेफिशिएंसी इन द अर्थवाइल वैल्यू एडेड टैक्स, आपको बताना कि क्या क्या कमियां थी पहले के टैक्सेशन सिस्टम में, विच लेड टू एवोल्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसकी वजह से GST आया। तो हम साथ साथ क्वेश्चन भी करते जाएंगे पास्ट एग्जाम के, जहाँ क्वेश्चन लिखेंगे और बता दिया जाएगा कि उसका आंसर ये है। एग्जाम में आपको 99% कोशिश करनी है कि लैंग्वेज या मॉड्यूल की ही लिखें एग्जाम में। आप अपनी सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं आंसर एग्जाम में, नो डाउट, पर उसमें इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते। जैसे लेवी वर्ड आया था, लेवी बहुत जगह आ रहा है एक वर्ड, ठीक है। जैसे मैं पीछे एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे एक वर्ड आया था, देखिए GST इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है, लेविड ऑन सप्लाई, जो कि सप्लाई पे चार्ज होगा। लेविड को चार्ज लिख सकता है कोई बच्चा, गलत नहीं है सेंटेंस कि GST चार्ज होता है सप्लाई पे, गुड्स और सर्विस पे। पर लेविड वर्ड ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि लॉ पढ़ रहे हैं आप, लॉ में आपके जो वर्ड हैं वो लेटिन लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, तो आपको वो लैंग्वेज ही लिखनी होगी एग्जाम में, ठीक है। कोई बच्चा अगर चार्ज भी लिख देगा तो डिपेंड करता है, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, पर जनरली वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा, क्योंकि आपने जो टेक्निकल वर्ड नहीं लिखे जो लॉ में आते हैं, तो टीचर जनरली मार्क्स काट लेते हैं। तो ट्राई करिए, रटना नहीं है। आप लेविड अपनी लैंग्वेज लिख सकते हैं, पर कोशिश की ये जो टेक्निकल वर्ड आ रहे हैं, जैसे लेविड आ गया, कॉम्प्रहेंसिव एंड कंटिन्यूस आ गया वर्ड, ठीक है, तो ये जो टेक्निकल वर्ड है इन्हें आप एज इट इज़ लिखें, ताकि एग्जाम में एक टीचर पे अच्छा इंप्रेशन जाता है, और आपको मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप मॉड्यूल की लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। अपनी लैंग्वेज में भी लिख के आएंगे तो मार्क्स मिलेंगे नो डाउट, पर उतने अच्छे नहीं आएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए कि आप मॉड्यूल की लैंग्वेज को ही लिखिए। हर सब्जेक्ट में रूल लगाइए कि पहली प्रेफरेंस मॉड्यूल को दीजिए, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक या अपनी नोट्स आप बना सकते हैं। चलिए, तो हम साथ के साथ क्वेश्चंस भी करते जाएंगे, और मॉड्यूल में की क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट है फिर ये टॉपिक, कि इस पे क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट 2020 मई में आ चुका है इस पे क्वेश्चन कि क्यों लाया गया है GST, क्या कमियां थी पुराने टैक्सेस में। तो अब हम इसे समझते हैं, फिर पढ़ लेंगे। हम पहले, अब GST आने से पहले की बात हो रही है। GST इंडिया में आया था 1 जुलाई 2017। अपॉइंटेड डेट, यानी जिस दिन GST अप्लाई हुआ उसे अपॉइंटेड डेट के नाम से बोल सकते हैं हम इंडिया में GST। पर इससे पहले क्या होता था सर इंडिया में, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि हमें GST लाना पड़ा? क्योंकि फ्रांस ने तो GST 1954 में अडॉप्ट कर लिया था, आपने पढ़ा था। फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री हु अडॉप्ट GST, जिसने GST अडॉप्ट किया था। अब हमारे देश में तो इतना लेट आया, तो कुछ प्रॉब्लम थी, क्या कमियाँ थी, वो हम समझते हैं। सेम है, ध्यान से देखिएगा। सपोज मिस्टर ए इज़ अ मैन्युफैक्चरर, ये मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर आप समझते हैं जो बनाता है फिर बेचता है, और ये मिस्टर बी को प्रोडक्ट बेचेगा बनाकर। तो मिस्टर ए पहले तो कॉस्ट निकालेगा प्रोडक्ट बनाने पे, ठीक है। कॉस्ट, सपोज कॉस्ट है प्रोडक्ट की 10,000, फिर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा 10,000। कॉस्ट का मैं इतना बता ही दिया गया, द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज यूज टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ सर्विस, किसी सर्विस को देने में, किसी प्रोडक्ट को बनाने में, जो भी रिसोर्सेज आप लगाते हैं, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, एक्सपेंसेस, उन रिसोर्सेज के टोटल को कॉस्ट बोलते हैं। तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट,
ये कस्टमर को बेचेगा 20 में। अब पहले क्या होता था इंडिया में कि अगर आप मैन्युफैक्चर हैं और जैसे ही वो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करके अपनी फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते हैं, तो आपको पहले एक्साइज़ ड्यूटी देनी होती थी। एक्साइज़ ड्यूटी बोल रहे हैं प्रोडक्शन टैक्स। गवर्नमेंट कहती थी कि आपने प्रोडक्शन किया है तो यू हैव टू पे एक्साइज़ ड्यूटी, आपको एक्साइज़ ड्यूटी देनी होती थी। इसे आप प्रोडक्शन टैक्स भी बोल सकते हैं। ड्यूटी और टैक्स में क्या फ़र्क है सर? ड्यूटी वर्ड तभी आएगा जब वो गुड्स पे लग रहा है। कोई टैक्स अगर गुड्स पे लग रहा है, केवल गुड्स पे, तो ड्यूटी वर्ड आएगा, और अगर गुड्स सर्विस दोनों पे लग रहा है तो टैक्स वर्ड आएगा, जैसे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, राइट। तो ड्यूटी वर्ड स्पेसिफिकली तभी आता है जब ये किसी गुड्स पे लग रही हो। कोई टैक्स अगर गुड्स पे लगता है, गुड्स मतलब कोई वस्तु, सामान, तो वहाँ ड्यूटी वर्ड होता है। जैसे कस्टम ड्यूटी बोलते हैं अपन, कस्टम टैक्स नहीं बोलते, है तो वो भी टैक्स ही, पर वो गुड्स पे लग रहा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, आप कोई सामान इंडिया के बाहर से लेके आते हैं तो इंपोर्ट, इंडिया का सामान इंडिया के बाहर भेजते हैं एंड बेचते हैं तो एक्सपोर्ट, तो इस पर आपको कस्टम ड्यूटी देनी होती है। तो ड्यूटी वर्ड तभी आएगा जब आप किसी गुड्स पे टैक्स लगा रहे हैं। क्लियर? तो गवर्नमेंट कहती थी एक्साइज ड्यूटी देनी होगी, ठीक है, जैसे आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालेंगे, और मान लेते हैं एक्साइज ड्यूटी रेट है 10%, और ये लेती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्साइज ड्यूटी लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जैसे ही फैक्ट्री गेट से बाहर निकालेगा सामान बेचने के लिए, ऑब्वियसली पहले तो शोरूम पे ले जाएगा। जनरली 99% तो शोरूम पे लेके जाते हैं सामान लोग, तभी बिकता है। फिर फैक्ट्री से बहुत रेयर है कि बिक रहा हो, पर जैसे बिके या ना बिके, गवर्नमेंट ने बोला इससे कोई मतलब नहीं, अगर तुम फैक्ट्री में रख लोगे बना के तब तो नहीं देनी, पर जैसे ही फैक्ट्री गेट से बाहर निकालोगे, यू हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी देनी होगी, और रेट मान लेते 10% है, तो 2000 आई 20,000 का। अब गुड्स की वैल्यू हो गई 22,000, और ये शोरूम पे आ गया सामान जहाँ से आप बेचेंगे, राइट। यहाँ तक कोई डाउट? एक्साइज ड्यूटी समझ में आ गई, जो प्रोडक्शन पे लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये शोरूम पे आ गया सामान, अब वहाँ से सेल होगा। सेल होगा तो अब इस पे सेल पे टैक्स लेने का राइट था स्टेट गवर्नमेंट के पास, प्रोडक्शन पे राइट है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि पावर बटी हुई थी। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं कि पावर बटी हुई है इंडिया में कि कौन सी गवर्नमेंट क्या टैक्स देगी। तो एक्साइज ड्यूटी लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब अगर शोरूम पे आ गया सामान और वहाँ से सेल होगी तो वैट, सेल्स टैक्स या वैट बोलते थे इसको, सेल्स टैक्स और वैट भी बोल सकते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। इसकी रेट है 10%, और ये लेगी स्टेट गवर्नमेंट। अगर आप बेचेंगे सामान तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोल रखा था कि अगर सामान सेल करते हैं तो यू हैव टू पे सेल्स टैक्स, आपको वैट देना होगा या सेल्स टैक्स देना होगा। 10% रेट है तो 2200 आ गया, राइट। तो टोटल हो गया 24,200 का बिल बन गया। ए बिल बना के बी को बेचेगा। वापस समझने, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेलिंग प्राइस डिसाइड हुआ 20। जैसे ही आप फैक्ट्री गेट से बाहर निकालते थे तो पहले एक्साइज ड्यूटी लगती थी, और एक्साइज ड्यूटी लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 2000 सपोज 10% रेट है। फिर शोरूम पे आ गया सामान जैसे, और फिर आप बेचेंगे किसी को तो आपको वैट देना होता था, सेल्स टैक्स या वैट बोलते थे। अगर विद इन स्टेट बेच रहे हैं तो वैट, और अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट बेचते थे तो CST लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, CST बोलते थे। जैसे अभी IGST बोलते हैं, आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। एक स्टेट से दूसरी स्टेट वो जाता है सामान, तो ऐसी सेल को इंटर स्टेट बोलते हैं, इंटर INTR, इंटर स्टेट सेल, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो वहाँ पे लगे। अभी तो IGST लगने लग गया, GST पहले लगता था CST, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और अगर आप विद इन स्टेट बेच रहे हैं, जैसे इंट्रा बोलते थे अपन, इंट्रा स्टेट, INTRA, इंट्रा मतलब विद इन स्टेट, इंट्रा स्टेट सेल है तो वहाँ पे लगेगा सेल्स टैक्स। क्लियर? पहले की बात बता रहे हैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब देखिए इसमें आगे बढ़ते हैं। बी खरीदने पे, अब पहले यही समझ लेते हैं कि आगे से पहले यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है, इस टैक्स स्ट्रक्चर में आपको क्या प्रॉब्लम लग रही है। ठीक, पहले एक्साइज ड्यूटी लगी, फिर वैट लगा, कोई प्रॉब्लम लग रही है? ऐसे देखने पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप डीप में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ डबल टैक्सेशन हो रहा है सर, क्योंकि सर ये एक्साइज ड्यूटी है, टैक्स है, और ये टैक्स इसमें जुड़ा हुआ है 22 में, और इसी 22 पे वापस क्या लग रहा है, वैट सेल्स लग रहा है, तो टैक्स पे टैक्स लग रहा है। तो ये भी एक डबल टैक्सेशन का एग्जांपल है, ठीक है। तो कास्केडिंग इफेक्ट दो तरीके से जनरेट हो सकता है, कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट एक लेटिन वर्ड है, लीगल वर्ड है, इसका मीनिंग होता है टैक्स ऑन टैक्स। जब दो बार, यानी आप इसे डबल टैक्सेशन भी बोल सकते हैं, डबल टैक्सेशन। अब दो तरीके से हो सकता है डबल टैक्सेशन। एक तो अभी बताया था, जब एक ही आदमी एक ही चीज़ पे दो बार टैक्स दे तो भी वो डबल टैक्सेशन है, खरीदने पे भी दे रहा है सेम चीज़ पे, बेचने पे भी दे रहा है तो भी डबल टैक्सेशन होगा। या टैक्स पे टैक्स लगने लग जाए, टैक्स ऑन टैक्स, तो वो भी डबल टैक्स। टैक्स पे टैक्स थोड़ी लगा सकते हो आप
प्रॉफिट पे लगा सकते हो, कोई वैल्यू एड पे लगा सकते हो, बट टैक्स पे टैक्स के लगाना तो बेवकूफ़ी है। तो देखिए ये एक्साइज ड्यूटी जो है वो इसमें ऐड है ना 22 में, राइट, और इस 22 पे वापस से आप वैट लगा रहे हैं, तो टैक्स पे भी टैक्स लग गया, टैक्स के एलिमेंट पे भी टैक्स लग गया, तो ये गलत है। ये कास्केडिंग इफेक्ट को जनरेट करेगा, डबल टैक्सेशन को जनरेट करेगा, तो ये गलत था सिस्टम। पहले जो होता था वो डबल टैक्सेशन जनरेट हो रहा था। यहाँ तक आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अभी और भी प्रॉब्लम है इसमें, यहाँ तक तो है ही डबल टैक्सेशन। अब बी आगे बेचेगा सी को, वही सेम सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, राइट। अब बी पहले क्या लिखेगा, अपनी कॉस्ट। तो गवर्नमेंट ने सेम बोला कि जो खरीदने पे जो तुम सेल्स टैक्स दे के आ रहे हो, जिसे वैट बोलते थे, वो कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, इसे कॉस्ट में नहीं जोड़ोगे। क्यों मना किया, वो आप पढ़ चुके हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सेल्स टैक्स को वैट भी बोलते थे, जीएसटी को वैट बोलते हैं, कि खरीदने पे जो टैक्स दे के आ रहे हो वो इनपुट टैक्स माना जाएगा और उसको गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देगी। तो बी कॉस्ट का पार्ट नहीं जोड़ेगा। बी कॉस्ट कितनी मानेगा, अपनी 22। वैसे देखे तो वो 24,200 रुपीज़ आया है, पर कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा केवल 22,000। तो बी कॉस्ट लिखेगा 22। खरीदने पे जो सेल्स टैक्स दिया, जो वैट दिया, वो कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, सेम। फिर इसमें अपना प्रॉफिट जोड़ रहा है, सपोज 18,000 उसका प्रॉफिट है, सेल प्राइस हो गई 40,000, राइट, 40,000 हो गई। अब उसे एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ेगी बी को। क्वेश्चन उठा, नहीं सर, बी मैन्युफैक्चर नहीं है ना, बी तो एक रिटेलर या होलसेलर है, बना बनाया सामान आगे बेच रहे हैं, तो नहीं देंगे आप एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी ओनली पेबल इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चर। आप एक्साइज ड्यूटी तभी देनी होती है जब आप मैन्युफैक्चरर हैं। अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं है तो आपको कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो एक्साइज ड्यूटी तो नहीं लगेगी। 40,000 हो गया। पर सेल कर रहे हैं तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती थी पहले, वैट या सेल्स टैक्स, वो तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, रेट है 10%, तो 4,000 और आ गया 44,000। लास्ट एग्जांपल में अपन ने बी का प्रॉफिट, हाँ 10 ही, ठीक है। बी का प्रॉफिट अपन ने 10 एज्यूम किया था, तो मैं प्रॉफिट एक बार सेम ले लेता हूँ समझाने के लिए, क्यों ले रहा हूँ बताया जाएगा। यहाँ पे मैं 10 ही एज्यूम कर लेता हूँ बी का प्रॉफिट। बी ने वही प्रॉफिट कमाया जो पहले कमाता था, 10 ही मान लेते हैं। तो ये आएगा 32,000 और फिर ये आएगा 32 में बेचेगा, 32 पे 10% जीएसटी लगाएगा, 3200, और टोटल बेचेगा कस्टमर को सामान 35,200 में। 22 कॉस्ट हो गई, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, 32 बिल बनाएगा, बिल बना के जो जीएसटी सॉरी वैट लेगा, सेल्स टैक्स का लेकर 3200, बिल बन जाएगा 35,200 का। क्लियर। अब बी कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को, सेम वही चीज़ जो आप बेचने पे कलेक्ट कर रहे हैं, उससे पहले आउटपुट टैक्स बोला जाता था, आज भी आउटपुट टैक्स बोलते हैं, पढ़ाया था जीएसटी में अभी, कि जो बेचने पे आप टैक्स पे करते हैं उसे बोलते हैं आउटपुट टैक्स, जो खरीदने पे दे के आते हैं उसे बोलते हैं इनपुट टैक्स। तो बी कितना टैक्स देगा गवर्नमेंट को, 3200 उसने सी से कलेक्ट किया बेचने पे, खरीदने पे दे के आया है 2200 का, तो गवर्नमेंट को नेट वो देगा 1,000 रुपीज़। तो वही वैट है, सेल्स टैक्स वैट, मतलब जो वैल्यू एडिशन किया है उसी पे आपको टैक्स देना होगा। तो वही आ रहा है सेम, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जी, आपका सेल्स टैक्स आपको पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को 1,000 रुपीज़, ये स्टेट गवर्नमेंट को देगा। कौन, बी, ₹1000। अब क्वेश्चन यहाँ पे ए कितना टैक्स देगा वो भी समझ लेते हैं। ए ने एक तो ली थी एक्साइज ड्यूटी, राइट, एक्साइज ड्यूटी, तो ये तो देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, ए सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा एक्साइज ड्यूटी 2,000 रुपीज़। और एक लिया था उसने सेल्स टैक्स या वैट बेचने पे 2200 का, ये वो देगा स्टेट गवर्नमेंट को। और ए की हमें डिटेल नहीं दे रखी कि उसने खरीदने पे कोई टैक्स दिया, तो मानेंगे इनपुट टैक्स है ही नहीं, तो वो लेस नहीं होगा। तो टोटल ए देगा 2,000 रुपीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्साइज ड्यूटी के नाम से, 2,200 रुपीज़ देगा स्टेट गवर्नमेंट को, टोटल टैक्स देगा ए 4,400 का। क्लियर। अब खरीदने पे जो एक्साइज ड्यूटी दी थी बी ने एक्साइज ड्यूटी पे तो दी है खरीदने पे सेल्स टैक्स भी दिया है, एक्साइज ड्यूटी भी, कोई इनडायरेक्ट टैक्स से एक्साइज ड्यूटी भी बर्डन किस पे डाला है, इन्हें बी पे। पर गवर्नमेंट ने मना कर दिया था, स्टेट गवर्नमेंट ने, कि एक्साइज ड्यूटी जो तुमने दी है ना खरीदने पे, हम उसका क्रेडिट नहीं देंगे। बी ने पूछा भाई क्यों नहीं दोगे, तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी ये तो तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को लिया ना, उससे जाके मांगो, हम क्यों दें। अगर हम इसका भी क्रेडिट देंगे तो हमारी तो इनकम और कम हो जाएगी, क्योंकि दो सरकारें अलग अलग चलती हैं। ये तुमने हमें दिया था खरीदने पे 2,200, तो उसका हमने तुम्हें क्रेडिट दे दिया, पर ये तो तुमने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है खरीदने पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मांगो क्रेडिट। और बी सेंट्रल गवर्नमेंट से क्रेडिट मांग नहीं सकता क्योंकि मैन्युफैक्चर नहीं है। अगर बी कुछ बनाता
और एक्साइज ड्यूटी देता तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहती फिर हम घटाने देते, पर तुम्हें आउटपुट टैक्स तो देना नहीं, यानी एक्साइज ड्यूटी तो देनी नहीं है, तो तुम इसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत दिक्कत होती थी पहले के केसेस में कि जो खरीदने पे एक्साइज ड्यूटी दी है आपने, आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाते थे क्योंकि आप मैन्युफैक्चर नहीं है। हाँ, अगर बी मैन्युफैक्चर होता, बनाता, फिर बेचता तो एक्साइज ड्यूटी भी लेस होती। सेम कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। उसे बोलते हैं सैनवेट, उसे बोलते थे, अब तो खैर सैनवेट। सैनवेट मतलब सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, इसकी फुल फॉर्म होगी सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या था कि अगर खरीदने पे कोई आपने एक्साइज ड्यूटी दी है, ठीक है, या फिर आपने कोई सर्विस टैक्स दिया है, क्योंकि सर्विस पे पहले सर्विस टैक्स लगता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, या कोई कस्टम, बेसिक कस्टम ड्यूटी दी है, जो आपने गुड्स इंपोर्ट किया है उस पर कोई बेसिक कस्टम ड्यूटी दी है। कस्टम ड्यूटी डिफरेंट तरीके की होती है, वो आप फाइनल में पढ़ेंगे, सी फाइनल में। बेसिक कस्टम ड्यूटी तो सबको ही देनी होती है। तो इन तीनों को अगर आपने दिया है खरीदने पे, और सेम वही बेचने पे भी आपको देनी, खरीदने पे भी दी है और बेचने पे देनी, तो ये सेट ऑफ हो जाती थी, वही इनपुट टैक्स घट जाता था आउटपुट टैक्स में से, आउटपुट माइनस इनपुट। तो इसको बोलते थे सैनवेट, कि आप सैनवेट क्रेडिट ले रहे हैं। सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, 3 टैक्स का कॉमन नाम होता था पहले, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और बेसिक कस्टम, क्योंकि तीनों देनी किसको होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदने पे दी है तीनों में से कोई ड्यूटी, और बेचने पे भी देनी पड़ रही है, तो फिर आप सेम कॉन्सेप्ट होता था, आउटपुट में से इनपुट आप घटा सकते थे, क्लियर। पर यहाँ बी ने कोई एक्साइज ड्यूटी तो दी नहीं है, बी कोई मैन्युफैक्चर तो है नहीं, तो बी इसका क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ा दो नुकसान हो गए, आपको दो नेगेटिव पॉइंट समझ में आ गए। एक तो पुराने स्ट्रक्चर में क्या होता था कि जो एक्साइज ड्यूटी दी है अगर खरीदने पे और बेचने पे देना है सेल्स टैक्स, तो उसका क्रेडिट नहीं मिलता था। लॉजिक बता दिया, क्योंकि वो दी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये देना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो दोनों सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं रखती हैं। वो कहती थी मैं क्यों दूँ क्रेडिट, मेरी इनकम कम हो जाएगी क्रेडिट देने से। स्टेट गवर्नमेंट मना कर देती थी कि खरीदने पे अगर कोई एक्साइज ड्यूटी दी है या बेसिक कस्टम ड्यूटी दी है या कोई सर्विस टैक्स दिया है, तो वी विल नॉट प्रोवाइड एनी क्रेडिट, हम आपको कोई क्रेडिट नहीं देंगे। तो एक तो ये प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि डबल टैक्स लग रहा था, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी इंक्लूड करके वैट लगता था, तो टैक्स पे टैक्स लगता था, कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता था। तो अब तक आपने दो कमियां समझनी, कि एक तो पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में एक्साइज ड्यूटी लगने से कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता था, डबल टैक्स लगता था, और जो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स देना है और खरीदने पे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया है, वो आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाता था, क्योंकि दोनों सरकारें अलग हैं, दोनों अपनी इनकम कम करना नहीं चाहती थी, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं सेम एग्जांपल लेके। अब बात करते हैं सी की। सी ने खरीदने पे पैसे दिए हैं बी को 35,200, बिल टिका बना, और ये खरीदने पे टैक्स दे के आया, तो सेम वही गवर्नमेंट ने मना कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने, खरीदने पे जो आप टैक्स दे के ना वो कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे, तो सी कॉस्ट तो वही मानेगा 32 टैक्स देने से पहले, जो बिल में पैसा अमाउंट दे के आया, वैसे वो अमाउंट दे के आया 35,200 बी को टैक्स के साथ, पर वो अपनी कॉस्ट कितनी अज्यूम करेगा 3200। बी का प्रॉफिट कितना था लास्ट एग्जाम्पल में, 15 माना था पहले, यहाँ पे 15 ही मान लेते हैं। प्रॉफिट ऐड करेगा अपना 15, कस्टमर को बेचेगा 47,000 में, वही। अब बी सी बेच रहा है, बना बनाया सामान बेच रहा है, तो ये वैट देगा, वैट यानी सेल्स टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट वैट लगाती थी इस पर, जैसे सेल्स टैक्स आप बोल सकते हैं 10%, 4700, और ये टोटल हो जाएगा, बिल बन जाएगा, ऐड कर देंगे 4700 और 4, हाँ सॉरी 51,700, क्लियर। 51,700 ये कस्टमर से लेगा पैसे, और सेम सी को भी वही कॉन्सेप्ट है, आउटपुट टैक्स जो बेचने पे कलेक्ट किया कस्टमर से, उससे बोलेगा वो आउटपुट टैक्स, जो खरीदने पे बी को दे के आया था उसके लिए हो गया इनपुट टैक्स, वो डिडक्ट कराएगा, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, और गवर्नमेंट को नेट वो जमा कराएगा 1,500 रुपीज़। वही सेम वैल्यू एडिशन, अपनी तरफ से उसने 15 ही लगाई थी ना वैल्यू, 15,000 का 10% निकालेंगे तब भी 1,500 आएगा। चाहे आप ऐसे कर लें, आउटपुट टैक्स जो बेचने पे कलेक्ट कर रहा है वो आउटपुट टैक्स, जो खरीदने पे दे के आया है वो इनपुट टैक्स, आउटपुट माइनस इनपुट, सी गवर्नमेंट को टैक्स देगा 1,500 का, क्लियर। अब देखते हैं किसने कितना टैक्स दिया। हमने पता कर लिया था, ए ने 2,000 रुपये दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट को और 2,200 दिए थे स्टेट गवर्नमेंट को, टोटल टैक्स पहुंचा था 4,400। बी ने गवर्नमेंट को दिए थे 1,000 रुपीज़, बेचने पे जो कलेक्ट किया था सी से वो हो गया आउटपुट टैक्स, खरीदने पे जो दे के आया था वो हो गया ए को इनपुट टैक्स, तो आउटपुट माइनस इनपुट 1,000 रुपीज़ बी जमा कराएगा गवर्नमेंट को, राइट। और सी कितने जमा करा रहा है 1,500, वही आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो गवर्नमेंट के पास ए से तो मिल रहे हैं टोटल ओवरऑल 4,400, बी से मिल रहे हैं गवर्नमेंट को 1,000 रुपीज़,
और सी से मिल रहे हैं गवर्नमेंट को 1500, राइट। टोटल गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है टैक्स मिला के, दोनों गवर्नमेंट की अगर बात करें। इसमें मैं बाइफर्केशन भी कर सकता हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है 2000, स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है 2200। तो पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुल मिला के टैक्स पहुंचा 2000 रुपये एक्साइज ड्यूटी के नाम से। स्टेट गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा, 2200 ए ने दिया, 1000 बी ने दिया, 1500 सी ने दिया, तो टोटल 32 15 4700। और ये मैच होना चाहिए। वैट है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेल्स टैक्स, वही सेम कॉन्सेप्ट जो लास्ट बायर से आपने लिया है टैक्स, वही स्टेट गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए 4700, और पहुंच भी कितना रहा है 4700, तो ये सही है, राइट। तो टोटल जो गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के पास मिला के टैक्स पहुंच रहा है वो 6700 का पहुंच रहा है। यहाँ तक आ गया सब में, राइट। पहले कितना टैक्स पहुंच रहा था गवर्नमेंट के पास कुल मिलाकर 4500 बताया था लास्ट कंज्यूमर जीएसटी में 4500, और अब कितना पहुंच रहा है 6700। देखिए कितना फ़र्क है, पहले टैक्स ज़्यादा पहुंचता था सरकार के पास। कंज्यूमर पहले सेम प्रोडक्ट, अपने सेम प्रोडक्ट लिया, सेम रेट ली, सेम प्रॉफिट मार्जिन लिया। एंड कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट कितने का पड़ रहा है 51,700 पहले जीएसटी के आने से पहले, और सेम यही चीज़ एंड कंज्यूमर के लिए कितनी पड़ रही 49,700। यानी जीएसटी आने से प्रोडक्ट क्या हुए सस्ते, और हुए भी हैं सस्ते एक्चुअल में। तो जीएसटी आने से कस्टमर को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू कम हुई है, कस्टमर को कम देना पड़ रहा है उस प्रोडक्ट के लिए। पहले वो ज़्यादा पैसे देता था सेम प्रोडक्ट के लिए, अब कम। गवर्नमेंट की को नुकसान हुआ है, गवर्नमेंट की टैक्स की अगर देखें, वैसे तो बढ़ी है इनकम, जीएसटी के आने से क्या हुआ है, टैक्स की चोरी रुक गई है, इससे गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी। वैसे तो आपको लग रहा है सर गवर्नमेंट को तो नुकसान हुआ है, क्योंकि पहले ज़्यादा टैक्स पहुंचता था, अब कम। हाँ, ऐसे आप देख रहे हैं तो नुकसान हुआ है, पर जीएसटी आने से क्या है, टैक्स की जो चोरी है वो काफ़ी हद तक, बहुत हद तक रुक गई है, ठीक है। तो इससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी है। बिजनेसमैन को ना फ़ायदा है ना नुकसान, क्योंकि बिजनेसमैन पहले भी हमने सबका प्रॉफिट सेम अज्यूम किया है, प्रॉफिट वही कमा रहा था जो आज कमा रहा है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है ना, बर्डन तो कस्टमर पे जाएगा। बिजनेसमैन के अब जैसे कुछ नहीं जाएगा, कितना ही इनडायरेक्ट टैक्स लगा लो, बर्डन तो किस पे डालेगा, बिजनेस कस्टमर पे। तो बिजनेसमैन के लिए तो न्यूट्रल है चीज़, चाहे जीएसटी लगाओ चाहे पुराने टैक्स लगाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, बर्डन तो कस्टमर पे जाएगा। एक्साइज ड्यूटी का बर्डन भी कस्टमर पे जाता था, वैट का बर्डन भी कस्टमर पे जाता था। तो बिजनेसमैन के लिए तो न्यूट्रल है, जीएसटी आया तब भी ठीक, नहीं आया तब भी ठीक, पर कस्टमर के लिए विन विन सिचुएशन है। कस्टमर को फ़ायदा हुआ है, कंट्री को भी फ़ायदा हुआ है, ठीक है, और गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हुआ है, जीएसटी की चोरी रुकी है। फिर भी जीएसटी जब आ रहा था इंडिया में तो बहुत हल्ला मचाया गया था। बिजनेसमैन नहीं चाहते थे, जनरली ज़्यादातर बिजनेसमैन नहीं चाहते थे कि जीएसटी इंडिया में आए, वो खिलाफ थे कि नहीं जीएसटी इंडिया में नहीं आना चाहिए। अब क्वेश्चन उठता है बिजनेसमैन को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बिजनेसमैन को अपनी जेब से तो नहीं देना है, उसे तो कस्टमर से लेके गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो वो लोग क्यों नहीं चाहते थे कि जीएसटी इंडिया में आए, तो समझ लेते हैं। अभी हमने यहाँ देखा, इसी एग्जाम्पल में देखते हैं जीएसटी, ठीक है। बी ने खरीदने पे, जो मैंने जीएसटी का एग्जांपल आपको समझाया था स्टार्टिंग में, बी ने खरीदने पे ए को टैक्स दिया था 2000 का, राइट। बेचने पे कलेक्ट किया था 3000 का। तो बी दे के आया था ए को 2000 रुपये का टैक्स, खरीदने पे जो टैक्स दिया बी ने उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स। मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूँ आपको। इनपुट टैक्स जो बी ने खरीदने पे दिया था जीएसटी ए को, उसे बोलेंगे इनपुट टैक्स, राइट। बेचने पे जो कलेक्ट किया बी ने, उसे बोलेंगे आउटपुट टैक्स। जो सी से कलेक्ट किया था बेचने पे जीएसटी, आउटपुट टैक्स 3000। और जब जीएसटी जमा कराएगा बी गवर्नमेंट को, तो फॉर्मूला होगा आउटपुट टैक्स 3000 माइनस इनपुट टैक्स 2000। बी को गवर्नमेंट को टैक्स देना है 1000 रुपीज़ का। ये अब समझ में आ गया था, आपको बता दिया था, राइट। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। ये 1000 रुपीज़ बी गवर्नमेंट को पे करेगा, और जीएसटी पेबल के नाम से। अब गवर्नमेंट को पे कर दिया बी ने, ठीक है। अब बी के यहाँ रेट पड़ती है, रेट समझते ही टैक्स वाले छापा मारते हैं, उन्हें डाउट होता है कि अब कमा ज़्यादा रहे हैं पर टैक्स नहीं दे रहे, रेट पड़ती है। बी से वो बिल पूछते हैं, भैया कि तुमने सी से कलेक्ट तो किया था 3000 का टैक्स, पर तुमने 1000 ही क्यों जमा कराया। तो बी बोलेगा कि आपने ही तो कह रखा है कि अगर खरीदने पे कोई टैक्स आप दे के आते हो तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो खरीदने पे टैक्स दे के आते हो, तो ये टैक्स वाले पूछते दिखाओ सबूत कहाँ है तुम्हारे पास कि तुमने खरीदने पे टैक्स दिया है। तो ऑब्वियसली बिल लिया होगा आपने, बिना बिल के तो कोई सामान बिकता नहीं है मार्केट में, बिक रहा है तो बेवकूफ़ी अगर आप खरीद रहे हैं तो, राइट। तो बी दिखाएगा कि भैया देखो ए से मैं सामान लेके आया था, ए ने सामान की वैल्यू लगाई थी 20,000 और जीएसटी मुझसे लिया था 2000, ये रहा बिल। उसने ए का बिल दिखा दिया जीएसटी डिपार्टमेंट के लोगों को कि देखिए ये सबूत है मेरे पास, आप चाहे तो ए से पूछ लें। अब जीएसटी वालों को पता चलता है कि ए ने तो टैक्स दिया ही नहीं, भाई ए ने क्या किया, बी से तो ले लिया 2000 रुपये टैक्स के नाम से, पर गवर्नमेंट को जमा नहीं कराए।
यानी ए ने टैक्स तो ले लिया बी से, पर वो गवर्नमेंट को दिया ही नहीं। तो क्या होगा, बी के यहाँ रेट पड़ी थी, पर पकड़ में कौन आ जाएगा, ए। और ए नहीं, बी ने जितने लोगों से सामान खरीदा होगा सबके रिकॉर्ड चेक करेगा जीएसटी डिपार्टमेंट की भैया उन्होंने टैक्स गवर्नमेंट को दिया नहीं दिया, क्योंकि टैक्स के नाम से आप जो भी पैसा लेते हैं वो आपका नहीं होता है, वो गवर्नमेंट का होता है, आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। भाई कस्टमर फ़ोन करके बार बार थोड़ी पूछता है, जैसे आप भी मार्केट में शॉपिंग करते हैं तो आप जीएसटी दे के आते हैं प्रोडक्ट खरीदने में, राइट। आप बार बार फ़ोन करके थोड़ी पूछते हो उस आदमी से, भैया हमने जो टैक्स दिया था तुमने जमा कराया नहीं कराया, नहीं पूछते। पूछेंगे 4 बार तो 5वीं बार फ़ोन ही नहीं उठाएगा वो आपका। ये तो इम्प्लाइड चीज़ है ना, ये तो छुपी हुई चीज़ है, ये तो इम्प्लाइड है, मतलब ऑब्वियस चीज़ है कि अगर आपने गवर्नमेंट से पब्लिक से टैक्स के नाम से कोई पैसा लिया है तो वो आपका नहीं है, वो आपको गवर्नमेंट का होता है। पर पता चलता है ए ने तो कराया नहीं जमा, तो बी के यहाँ रेट पड़ी थी पर बी के ज़रिए वो ए तक पहुँच गए, और ए के भी अब अकाउंट्स की चेक किया जाएगा डिटेल की, भैया किस किस से तूने टैक्स लिया और क्यों नहीं जमा कराया, और पेनल्टी लगाई जाएगी, फाइन लगाई, और इवन जेल भी भेजा जाता है, कई लोग बहुत ज़्यादा टैक्स की चोरी करते हैं। तो इसलिए जीएसटी आने से सिस्टम क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शिता आ गई, चोरियां रुक गई। अगर एक के यहाँ रेट पड़ती है तो उसने जिन जिन लोगों से सामान खरीदा वो फंसेंगे, ठीक है, तो वो एक के ज़रिए दूसरे तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो इसलिए बिजनेसमैन नहीं चाहते थे कि जीएसटी आए, क्योंकि एक फंसेगा तो अगर उसके उससे उसने जिन जिन लोगों से सामान खरीदा उनके अकाउंट भी चेक किए जाएंगे कि उन्होंने जीएसटी दिया या नहीं दिया या रख लिया अपने पास। तो इसलिए बिजनेसमैन नहीं चाहते थे इंडिया में जीएसटी आए, क्योंकि जीएसटी आने से चोरी रुक गई, क्योंकि अब चोरी नहीं हो पाएगी ना, चैन सिस्टम है कि एक पकड़ में आएगा तो उसने जिन जिन लोगों से सामान खरीदा उनके अकाउंट अपने आप चेक हो जाएंगे। तो इसलिए जीएसटी आने से टैक्स की चोरी रुकी है। जीएसटी एक विन विन सिचुएशन है कंट्री के लिए, बहुत बड़ी फ़ायदे की बात है। गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कम हुई है, क्योंकि पहले मल्टीपल टैक्स लगते थे, एक्साइज ड्यूटी अलग लगती थी, फिर सेल्स टैक्स अलग लगता था, तो बहुत सारे टैक्स लगते थे, डबल डबल टैक्स होता था। तो एक तो डबल टैक्स नहीं हो रहा है, ठीक है, इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको कम देना पड़ता है टैक्स गवर्नमेंट को, इनपुट टैक्स जो खरीदने में आप देख के आते हो डिडक्ट हो जाता है, और चोरी रुक गई, ट्रांसपेरेंट हो गया सिस्टम। आपको तभी मिलेगा इनपुट टैक्स का क्रेडिट जब आपका सबूत होगा कि आपने खरीदने पे कोई टैक्स दिया है, और पुख्ता सबूत होगा, ऐसे हवा में बात नहीं होगी, आपने सच में कोई बिल होगा। और जब आप जीएसटी डिपार्टमेंट में लोग अभी आप पढ़ेंगे कि रिटर्न भरते हैं, जीएसटी में भी रिटर्न भरते हैं, डिटेल देते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को, तो आपको बताना होगा आपने बेचने पे कितना टैक्स कलेक्ट किया कस्टमर से, और किन किन को खरीदने पे टैक्स दिया, और तभी आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले पाएंगे। तो इसलिए रिटर्न भरते समय आप जब डिटेल देंगे, रिटर्न आईटीआर से इनकम टैक्स रिटर्न होती है, आप डिटेल देते हैं टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये मेरे साल की इनकम है, ये मेरे मतलब ये मेरे इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो इसी तरह जीएसटी में भी रिटर्न भरनी होती है कि ये मेरी सेल है, उस पर ये इतना मेरा आउटपुट टैक्स है, और मैं इन लोगों को खरीदने पे इन लोगों को नाम आता है स्पेसिफिकली किन किन को दे के आए। तो अगर जीएसटी डिपार्टमेंट क्रॉस चेक कर सकता है कि इन लोगों ने आपसे टैक्स लेके जमा कराया या नहीं कराया। इसलिए जीएसटी के आने से सिस्टम ट्रांसपेरेंट हुआ है, जीएसटी की चोरी रुक गई है। क्लियर। तो पहले टैक्स में बहुत सारी कमियां थी, क्या क्या कमियां थी फटाफट रिवाइज करनी। एक तो एक्साइज ड्यूटी लगने से डबल टैक्सेशन क्रिएट होता था, जैसे कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता था, इससे उसको हटाने के लिए हमें जीएसटी को लाना पड़ा। एक और प्रॉब्लम होती थी कि जो खरीदने पे आपने कोई एक्साइज ड्यूटी दी है या कोई सर्विस टैक्स दिया है, कोई सैंडविच से सैंडवेट बोलते थे, सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, 3 टैक्स का कॉमन नाम था, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ये दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेल्स टैक्स देना है स्टेट गवर्नमेंट को, तो क्रेडिट नहीं मिलता था, वो दोनों सरकारें अलग थी। स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी टैक्स खरीदने पे स्टेट गवर्नमेंट को दिया तो स्टेट गवर्नमेंट से मांगो क्रेडिट, हम क्रेडिट नहीं देंगे, तो इसलिए भी डबल टैक्सेशन हो जाता था। अब हम पढ़ लेते हैं। अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम मतलब एरिया, पहले के टैक्स के एरिया में क्या होता था, डिस्पाइट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन ऑफ वैल्यू एडेड इन इंडिया, पहले भी वैल्यू एडेड पे ही लगता टैक्स, वैट था इंडिया में एट द सेंट्रल लेवल इन द फॉर्म ऑफ सैंडविच बना दिया था। 3 ड्यूटी का कॉमन नाम था, एक्साइज, सर्विस टैक्स और बेसिक कस्टम ड्यूटी, एंड द स्टेट लेवल पे लगता था स्टेट वैट। इट्स एप्लीकेशन ऑलवेज रिमेन पीस मील एंड फ्रेगमेंटेड ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन, पर इस वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। पहला, सर्टेन ट्रांजेक्शन वर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन, कुछ ट्रांजेक्शन पे डबल टैक्सेशन होता था, एंड वर टैक्स एज बोथ गुड्स एंड सर्विस, और उन्हें गुड्स भी माना जाता था और सर्विस माना जाता था। देखिए एक एग्जांपल, आप कोई सॉफ्टवेयर बेचते हैं, सॉफ्टवेयर तो समझते हैं, टैली, ठीक है, ऐसे भी एक सॉफ्टवेयर। तो पहले आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसे सीडी में या फ्लॉपी ड्राइव में डाल दिया या पेन ड्राइव में डाल के बेच रहे हैं। तो जैसे आप किसी सॉफ्टवेयर को सीडी पेन ड्राइव में डालते थे तो इसे गुड्स बोलते थे पहले, और इसको बेचने पे सेल्स टैक्स लगता था।
और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर ऑनलाइन दे रहे हैं, आप किसी फ्लॉपी पेन ड्राइव में डाल रहे हैं, ऑनलाइन दे रहे हैं सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो वहाँ सर्विस टैक्स लगता था क्योंकि सर्विस है, सर्विस टैक्स। अब देखिए सेम ही चीज़ है, पर एक अगर ऑनलाइन दे रहा हूँ तो सर्विस टैक्स माना जाएगा। मैं किसी फ्लॉपी में या पेन ड्राइव में नहीं डाल रहा, ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ सर्विसेज डायरेक्ट कस्टमर को, तो सर्विस टैक्स लगता था और सर्विस टैक्स रहती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर मैं उसी चीज़ को किसी सीडी में या फ्लॉपी में या पेन ड्राइव में डाल दूंगा और फिर बेचूंगा, तो पेन ड्राइव और सीडी तो गुड्स है, उस पर लगेगा सेल्स टैक्स, वो लेती थी स्टेट गवर्नमेंट। कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता था पहले के टैक्सेस में जब हम पढ़ते थे, तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता था कि भैया इसे गुड्स माना जाएगा तो उस पर सेल्स टैक्स लगाएंगे, वो लेगी स्टेट गवर्नमेंट, और अगर ये सर्विस है तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी सर्विस टैक्स। तो पहले बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, वही बता रहा है। सर्टेन ट्रांजेक्शन वर सब्जेक्ट टू डबल टैक्सेशन लगता था। वर्ड टैक्स बहुत गुड्स भी मानते थे, उन्हें सर्विस मानते थे। सिंस अंडर द अर्लियर टैक्स रेजिम डिस्टिंक्शन बिटवीन गुड्स एंड सर्विस वाज ऑफन ब्लर्ड, बहुत धुंधली थी, मतलब कन्फ्यूजन बहुत था कि भैया इसे सर्विस भी मानेंगे इसे और गुड्स मानेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी होटल में खाना खाया, पहले की बात कर रहे हैं जीएसटी आने से पहले। अब खाने में एक तो फूड होता है, होटल में जब जाते हैं तो खाना मिलता है और सर्विस भी दी जाती है, वेटर आता है खाना सर्व करता है, आपको एम्बियंस मिलता है, एसी लगा होता है, हाइजीन होता है, तो वो आपको फूड भी दे रहे हैं और सर्विस भी दे रहे हैं। अब बिल उसने एक साथ बना दिया 1000 रुपये का। अब क्वेश्चन उठता है इसमें गुड्स की वैल्यू क्या है, खाना तो फूड तो गुड्स है, और गुड्स पे क्या लगेगा, वैट यानी सेल्स टैक्स लगाती थी स्टेट गवर्नमेंट, पहले की बात बता रहा हूँ। और सर्विस के पोर्शन पे क्या लगेगा, सर्विस टैक्स जो लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कैसे डिसाइड होगा, क्वेश्चन उठता है उसने तो 1000 का बिल बना दिया, वो अलग से थोड़ी बताते हैं कि हमारे सर्विस चार्जेस है। तो फिर गवर्नमेंट ने बोला था 40-60 का रेशियो ले लो, ये अज्यूम किया जाएगा 60% गुड्स की वैल्यू है, 40% सर्विस वैल्यू। तो देखिए कितना कंफ्यूजिंग था पहले का टैक्स स्ट्रक्चर। अब इसमें मन से अज्यूम कर रहे हैं, हो सकता है उसने सर्विस चार्ज 20 रुपये लिए, पर आप तो 40% मान रहे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को 40% पे टैक्स देना होगा, सर्विस टैक्स। नहीं, 400 रुपये पे तो लगेगा सर्विस टैक्स जो लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, और 1000 का 60% 600 पे लगेगा वैट और सेल्स टैक्स जो लेगी स्टेट गवर्नमेंट। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था पहले। जैसे अंडर द अर्लियर टैक्स रेजिम, पहले के दायरे में सॉफ्टवेयर वॉज सब्जेक्ट टू बोथ सर्विस टैक्स भी लगता था सॉफ्टवेयर पे और वैट भी लगता था। दिस इज सो बिकॉज बोथ सेल ऑफ गुड्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस वर इन्वॉल्व, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन दे रहे हैं सॉफ्टवेयर तो सर्विस माना जाएगा, अगर आप किसी फ्लॉपी या पेन ड्राइव में डाल के दे रहे हैं तो वो गुड्स माना जाएगा। देयरफॉर टैक्सेबल इवेंट अंडर बोथ द स्टैट्यूट, दैट इज रिस्पेक्टिव वैट लॉ एंड सर्विस टैक्स लॉ गॉट ट्रिगर, दोनों पे टैक्स लगेगा। दिस एस्पेक्ट हैज बीन टेकन अंडर जीएसटी। जीएसटी में वैसा नहीं होता है, अब इन्हें सर्विस ही माना जाता है। खैर आगे पढ़ेंगे जीएसटी का। तो सैनवेट का क्रेडिट नहीं मिलता। सैनवेट पढ़ाया था, तीन ड्यूटी का कॉमन नाम था, एक्साइज, सर्विस टैक्स और कस्टम ड्यूटी। तो तीनों टैक्स को कॉमनली क्या बोलते थे, सैनवेट। और ये तीनों टैक्स आप खरीदने पे दिया है कोई एक्साइज ड्यूटी और बेचने पे दे रहे हैं वैट, तो वो आपस में सेट ऑफ नहीं होता था। सैनवेट डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड आफ्टर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्रेडिट नहीं मिलता था। सिमिलरली इन द स्टेट लेवल पे वैट लगता था, सेल्स टैक्स। सैनवेट लोड ऑन गुड्स वाज नॉट रिमूव, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी ऐड करके आपको देना पड़ता था, वैट बढ़ाया था, एक्साइज ड्यूटी ऐड करके वैट देना होता था, तो जो एक्साइज का लोड है वो वैट में आ जाता है, टैक्स पे टैक्स लग जाता था। दिस लेड टू कास्केडिंग ऑफ टैक्स, इससे कास्केडिंग इफेक्ट जनरेट होता है, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, ये सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको समझा, आप खुद रीड कर सकते हैं। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी, सैनवेट का क्रेडिट नहीं मिलता था। आगे बढ़ते हैं। दो सैनवेट एंड स्टेट लेवल वैट फॉर इसेंशियली वैल्यू एड टैक्स, ये भी वैल्यू एडेड टैक्स थे, जो वैल्यू बढ़ाओगे तो ही टैक्स देने होते थे। सेट ऑफ वन अगेंस्ट द क्रेडिट ऑफ अनदर, यानी सैनवेट दिया है खरीदने पे, यानी खरीदने पे कोई एक्साइज ड्यूटी दी है, बेचने पे कोई एक्साइज ड्यूटी देनी है तो वो सेट हो जाएगी। खरीदने पे कोई सेल्स टैक्स दिया है वैट, और बेचने पे कोई सेल्स टैक्स यानी वैट देना है तो सेट हो जाएगा। पर खरीदने पे एक्साइज ड्यूटी दी है, बेचने पे देना है सेल्स टैक्स, तो सेट ऑफ नहीं होगा। अनदर वॉज नॉट पॉसिबल है। सैनवेट वॉज सेंट्रल लेवी, क्योंकि सैनवेट देना होता था सेंट्रल गवर्नमेंट को। सैनवेट तीनों ड्यूटी का कॉमन नाम है, बार बार बोल रहा हूँ, एक्साइज ड्यूटी, बेसिक कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स। और स्टेट वैट यानी सेल्स टैक्स देना था स्टेट गवर्नमेंट को। दोनों सरकारें अलग अलग थी, इसलिए वो आपस में क्रेडिट नहीं पास ऑन करती थी। देयर वर सेवरल टैक्स इन द स्टेट, और बहुत सारे दूसरे टैक्स भी लगते थे, जैसे लग्जरी टैक्स पे, महंगा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो लग्जरी, एंटरटेनमेंट टैक्स मूवी टिकट्स पे लगता था, एटसेट्रा, विच वर नॉट सब्ज्यूम इन वैट, यानी जो सेल्स टैक्स के अलावा अलग अलग नाम से कई सारे टैक्स लेती थी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। हैंस फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन मल्टीपल टैक्सेस इन मल्टीपल फॉर्म वर रिक्वायर्ड टू बी पेड, यानी एक ही चीज़ पे बहुत सारे बार बार टैक्स लगते थे। भाई आपने मर्सिडीज़ कार खरीदी, तो मर्सिडीज़ जब बनी होगी तो क्या दी होगी, पहले एक्साइज ड्यूटी, बनने पे आपने एक्साइज ड्यूटी दी, जब मर्सिडीज बैंड मैन्युफैक्चर हुई तो एक्साइज ड्यूटी लगी।
अब शोरूम में से बिकी तो वैट लगता था पहले, फिर लग्जरी टैक्स अलग लगेगा, महंगा आइटम था। तो देखिए एक ही चीज़ पे कितने सारे टैक्स लग रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ रही है, प्रोडक्शन टैक्स, वैट यानी सेल्स टैक्स भी लगेगा, लग्जरी टैक्स भी लगेगा, ठीक है। तो हेंस फॉर अ सिंगल ट्रांजेक्शन मल्टीपल टैक्सेस इन मल्टीपल फॉर्म वर रिक्वायर्ड टू बी पेड, देने पड़ते थे। वैट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद टैक्स ऑन सर्विस, वैट जो गुड्स पे लगता था ये लेती थी स्टेट गवर्नमेंट, सर्विस टैक्स देती थी सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दोनों अलग गवर्नमेंट है तो इनका क्रेडिट नहीं मिलता था एट द स्टेट लेवल टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ सर्विस टैक्स। The service sector being the fastest growing sector in the economy, the exclusion of service from tax base of state को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था सर्विस टैक्स का, सारी सर्विसेज पे टैक्स लगाती थी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे स्टेट के टैक्स का नुकसान होता था क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलता था टैक्स का कोई बेनिफिट सर्विस टैक्स पे। सीएसटी पढ़ाया था, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बेचते थे सामान तो सीएसटी लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स, और इसका भी क्रेडिट नहीं मिलता था एक्साइज के साथ। was another source of distortion in terms of cascading nature since it was non-vettable। नॉन वेटेबल मतलब इसका क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको वैट से, यानी स्टेट गवर्नमेंट सीएसटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, आप इसको स्टेट गवर्नमेंट से क्रेडिट नहीं ले सकती बीइंग एन ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ठीक है। सीएसटी वाज आल्सो अगेंस्ट वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंजम्पशन टैक्सेस दैट टैक्स शुड एक्रू टू द जुडिक्शन वेयर कंजम्पशन टेक्स प्लेस। हाँ ये भी समझना, जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जीएसटी एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, कंजम्पशन बेस्ड या फाइनल डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अब सर ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स क्या होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मिस्टर ए ने कोई सा प्रोडक्ट बेचा मिस्टर सी को, ए रहता है राजस्थान में, बी रहता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सी उत्तर प्रदेश में रहता है। जीएसटी की बात कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ का गुड्स है तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा। आप पढ़ चुके, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान जाएगा तो आईजीएसटी चार्ज होगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। सपोज 10% रेट है 100 और सी को मिल गया 1100 रुपये का। अब ये जो आईजीएसटी कलेक्ट हुआ ये किसको जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, राइट। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख रखा है कि जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, तो ये जो गुड्स बिक रहे हैं कहाँ कंज्यूम होंगे, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के आदमी ने खरीदा है गुड्स तो वहीं काम में लिया जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैसा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। यानी मेहनत तो ये राजस्थान में बना है सामान राजस्थान में, पर बिका है यूपी में, तो कंजम्पशन तो यूपी में होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जिस स्टेट में वो कंज्यूम होगा, जिस स्टेट में बिकेगा उसी स्टेट को टैक्स का बेनिफिट दिया जाएगा। तो 100 रुपये जो मिलेंगे वो यूपी सरकार को देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट तो करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी, और इसका बेनिफिट उस स्टेट को पास ऑन करेगी जहाँ पे वो गुड्स कंज्यूम होगा। पर पहले क्या होता था, पहले के सिस्टम में अगर पहले जीएसटी आने से पहले की बात करें तो 1000, वही सेम एग्जांपल, 1000 रुपये का सामान है, सीएसटी लगेगा सेंट्रल गुड्स टैक्स, सेंट्रल सर्व, ठीक है, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगेगा क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है तो पहले सीएसटी लगता था 100 रुपये, वही सेम एग्जांपल 1100। ये सीएसटी लगाती भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्शन का राइट दे रखा था इंपोर्टिंग स्टेट जहाँ से, एक्सपोर्टिंग स्टेट जहाँ से वो गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है, यानी राजस्थान गवर्नमेंट ही लग लेती थी पहले 100 रुपये का टैक्स अपने पास। भले ही मैं वापस बोल रहा हूँ सीएसटी लगता था पहले, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट सामान बेचते थे तो वहाँ पे सीएसटी लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स। भले ही लगाती है सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर कलेक्शन का राइट स्टेट को ही दे रखा था कि आप ही रख लेना। और कौन सा स्टेट रखता था, जहाँ से बिक रहा है सामान, राजस्थान। तो पहले तो जाता था ये टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट को, अब जीएसटी में किसको जाता है, कंजम्पशन बेस को, क्योंकि जहाँ पे गुड्स कंज्यूमर है उसी स्टेट को जाता है। तो इसलिए सीएसटी की वजह में प्रॉब्लम थी कि कंजम्पशन स्टेट को कोई बेनिफिट नहीं मिलता था, केवल एक्सपोर्टिंग स्टेट को ही सीएसटी का बेनिफिट दिया जाता था। बीइंग एन ओरिजिनल बेस्ड टैक्स सीएसटी वाज आल्सो अगेंस्ट वन ऑफ द प्रिंसिपल। तो सीएसटी का जो प्रोविजन था वो इस प्रिंसिपल के खिलाफ था। ये कहता था कि जहाँ पे कंजम्पशन हो रहा है वहाँ नहीं मिलेगा टैक्स, जिस स्टेट से बिक रहा है सामान उसी को मिलेगा। तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी नहीं मिल पाता था सीएसटी का। जैसे अंडर द अर्लियर टैक्स रेजिम, पहले के टैक्स स्ट्रक्चर में क्या होता था, इफ़ अ डीलर इन दिल्ली परचेज गुड्स फ्रॉम अ मैन्युफैक्चर इन पंजाब, पंजाब के आदमी से सामान खरीदा तो इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है सामान, तो सीएसटी लगता था 1000, तो वैल्यू है सीएसटी 2% मान लो 20, तो बिल बन गया 1020 एंड सेल सच गुड विद इन दिल्ली। और फिर दिल्ली में बिकेगा सामान 1200 का, तो दिल्ली में जब सामान बिकेगा तो सेल्स टैक्स लगेगा वैट, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट सेल्स टैक्स देगी। द रेट ऑन सेल है 12.5%, हेंस आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 150 है। 1200 का फिर 12.5% निकालेंगे तो 150 हो गया आउटपुट टैक्स। जो खरीदने पे सीएसटी दिया था वो था इनपुट टैक्स, पर इसका क्रेडिट नहीं मिलता था। गवर्नमेंट बोलती थी हम इसका क्रेडिट नहीं देंगे, क्योंकि सीएसटी जो खरीदने पे दिया आपने, किसको दिया, पंजाब,
पंजाब गव भले ही लगाती सेंट्रल गवर्नमेंट थी, पर वही स्टेट गवर्नमेंट अपने पास रख लेती थी जहाँ से सामान बिक रहा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट बोलेगी खरीदने पे दिया है पंजाब को, बेचने पे देना है हमें, तो हम क्रेडिट नहीं देंगे। तो इसलिए 150 पूरा दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स देना होता था। आइडली 130 देना चाहिए, क्योंकि खरीदने पे मैं पहले दे के आ चुका हूँ 20 रुपये का टैक्स इस प्रोडक्ट पे CST के नाम से। पर CST दिया है आपने पंजाब गवर्नमेंट को, और आपको वैट यानी सेल्स टैक्स देना है दिल्ली गवर्नमेंट को। दोनों सरकारें अलग हैं, तो गवर्नमेंट बोलती थी हम क्रेडिट नहीं देंगे, और पूरे 150 का ही पेमेंट करना पड़ता था सेल्स टैक्स, जो डबल टैक्सेशन का इफेक्ट जनरेट करता था। खरीदने पे भी लग गया टैक्स, बेचने पे भी लग गया। तो इसलिए पहले के टैक्सेस में ये प्रॉब्लम थी, जिनकी वजह से GST को लाना पड़ा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।